नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं संस्कृत शिक्षण विधियों के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में। यह संस्कृत शिक्षण विधियों का एक क्रमिक अध्ययन है और इसी के साथ साथ संस्कृत से जुड़े अन्य अनेक वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, इसके नोटिफिकेशन को ऑन करें और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें। पाठ्य पुस्तक विधि क्या होती है और उसके क्या उपाय हैं, क्या दोष हैं, क्या गुण हैं और किस प्रकार से पाठ्य पुस्तक विधि को हम विद्यार्थियों के हित में, समाज के हित में सर्वाधिक उपयोगी बना सकते हैं, उसी का एक वीडियो आज आपके सम्मुख यहाँ पर लाया जा रहा है। अभी तक हम जो अध्ययन कर चुके हैं संस्कृत शिक्षण विधियों के अंतर्गत, वैसे मैं आपको बता दूं कि संस्कृत शिक्षण प्रविधियों का यह 11वां वीडियो है और संस्कृत शिक्षण विधियों के अंतर्गत हम अभी तक परंपरागत विधि और व्याकरणानुवाद विधि, परंपरागत विधि जिसे पाठशाला विधि या गुरुकुल पद्धति के नाम से भी हम जानते हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी इसे कहा जाता है, और साथ ही व्याकरणानुवाद विधि जिसे भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है, उन दोनों विधियों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में। पाठ्य पुस्तक क्या होती है? पाठ्य पुस्तक अर्थात एक ऐसी पुस्तक जिसके आधार पर संपूर्ण पाठ्यचर्याओं को या पठन के विविध आयामों को एक साथ एक जगह पर रखने का प्रयास किया जाता है। आप सभी ने यदि एनसीएफ का नाम सुना हो, एनसीएफ अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यह नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऐसे बिंदुओं का निर्धारण करता है जो बिंदु प्रत्येक कक्षा की आवश्यकता होती हैं और उसके क्रमिक विकास को सूचित कर सकते हैं। अर्थात हम सबसे पहले जब भी एक पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हैं तो उस पाठ्य पुस्तक के निर्माण में उन बिंदुओं को समाहित किया जाता है जो कि उस कक्षा के लिए, उस कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर और साथ ही उसके सामाजिक या राष्ट्रीय अवधारणाओं या उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हो। तो इसलिए सबसे पहले पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाता है, उसके पश्चात उन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठन किया जाता है और उसी पाठ्य पुस्तक के आधार पर विविध प्रकार के अभ्यास कार्य करवाकर उनका परीक्षण किया जाता है। ये कि हमने जब बात की परंपरागत विधि की, अर्थात परंपरागत विधि वह पाठशाला विधि जो कि गुरुकुल पद्धतियों के अंतर्गत विद्यमान थी। उसके पश्चात जब आंग्ल शासन यहाँ पर आया तो व्याकरणानुवाद विधि अर्थात भंडारकर विधि का सूत्रपात हुआ और उसके पश्चात आगे बढ़ते हुए पाठ्य पुस्तक विधि का सूत्रपात हुआ। पाठ्य पुस्तक विधि के सबसे जो समर्थक थे, बड़े समर्थक थे, उनका नाम है डॉक्टर वेस्ट। ये कई बार प्रश्न आता है, आप इनका नाम स्मरण रखिएगा। तो डॉक्टर वेस्ट जो थे उन्होंने भारत में इस पाठ्य पुस्तक विधि का सर्वप्रथम समर्थन किया और उन्होंने माना कि पाठ्य पुस्तक विधि जो है वह विधि प्रत्यर्पण मूल्य का तात्पर्य है सरेंडर वैल्यू, अर्थात यदि कोई विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करता है और शिक्षा प्राप्त करके वह समाज में आगे बढ़ता है, समाज में जाता है, तो उसके पास बचता क्या है, उसके पास शेष क्या रह जाता है या फिर उसको किस चीज की प्राप्ति होती है। तो उसे जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है वे पाठ्य पुस्तक, उन पाठ्य पुस्तकों के वे बिंदु, उन पाठ्य पुस्तकों के वे विषय, उन पाठ्य पुस्तकों के वे भाव जिनके आधार पर वह अपने आगे के सामाजिक जीवन को सरलता के साथ जी सकता है। तो इन पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जो पठित अंश है, जो पढ़ा हुआ अंश है, उस पढ़े हुए अंश का वह अधिकाधिक लाभ उठा सकता है। यदि विद्यार्थी विद्यालय में आता है और विद्यालय में आकर के मात्र मौखिक शिक्षा प्राप्त करता है तो उस मौखिक शिक्षा का प्रयोग या उस मौखिक शिक्षा को पुनः स्मरण करने में उसके लिए कहीं ना कहीं तकलीफ या कष्ट हो सकता है। तो इस कष्ट को दूर करने के लिए जो उसे पढ़ाया जा रहा है वह पुस्तक के रूप में वह अपने घर लेकर जा सकता है और
उस पुस्तक में से उन अंशों को पुनः पुनः बार बार पढ़ सकता है, सीख सकता है, जान सकता है और उसका पुनः स्मरण भी कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो प्रत्यर्पण मूल्य है, जो सरेंडर वैल्यू है, जिसके माध्यम से वह बाद में बार बार उसका अधिकाधिक लाभ उठा सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है, वह कुछ हद तक बढ़ जाता है। और यह जो वृद्धि होती है, यह वृद्धि उसके लिए, उसके समाज के लिए, उसके राष्ट्र के लिए और स्वयं के विकास के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। यह विचार था डॉक्टर वेस्ट का, और डॉक्टर वेस्ट ने जब यह विचार दिया तो उसके पश्चात पाठ्य पुस्तक विधि का के बारे में विचार किया जाने लगा। तो आंग्ल शासन में ही हम देखते हैं कि इस तरह के विद्यालय स्थापित हुए और विद्यालयों में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तकों का चयन किया गया। तत्कालीन पाठ्य पुस्तकों के चयन का आधार इंग्लैंड के शासन को स्थापित रखने में मदद करना और साथ ही इंग्लैंड के शासन की महत्ता को प्रतिपादित करना भी रहा था। लेकिन धीमे धीमे इसमें परिवर्तन आए, समय बदलता गया, भारत आजाद हुआ और धीमे धीमे राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्र के विकास, भारत की स्थानीय और राष्ट्रीय इन दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब पाठ्य पुस्तकों का निर्माण होता है तो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण अथवा पाठ्य पुस्तकों का चयन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहली बात कि जब हम पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेंगे या हमें कौन से ग्रंथ या कौन सी पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ानी है, इसके लिए पहले से ही उपलब्ध जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें से यदि हमको चयन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि हम उस काल या समय की आवश्यकता को जानें। वह काल या समय किस तरह का है, उस समय में विद्यार्थियों के लिए क्या पढ़ना उचित रहेगा, किस किस तरह की बातें उन्हें जान लेनी चाहिए, इसके बारे में हमें समझना चाहिए। दूसरा, काल के साथ साथ परिस्थिति, अर्थात तत्कालीन राज्य या तत्कालीन राष्ट्र की परिस्थिति या स्थिति कैसी है, वहां का शासन किस प्रकार का है, वहां पर किस तरह के विद्यार्थियों के और नागरिकों के निर्माण की आवश्यकता है, उन सभी को हमें यहाँ पर देखना होगा। तीसरी बात, परिस्थिति के बाद आता है आवश्यकता को समझना, अर्थात समाज की, राष्ट्र की आवश्यकताओं के बारे में जानना। और आवश्यकता के पश्चात हम देखते हैं कि बात आती है उन विद्यार्थियों के मानसिक या बौद्धिक स्तर की, अर्थात वे जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों का मानसिक या बौद्धिक स्तर कैसा है और शिक्षा के माध्यम से हम उनके बौद्धिक और मानसिक स्तर को किस स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं। इन दोनों बातों पर आधारित होता है कि हम किस तरह के पाठ्य पुस्तक को प्रयोग करें। इसी के साथ साथ पाठ्य पुस्तक जो होती है उसके माध्यम से हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक समीपस्थ वातावरण, अर्थात जो भी वहां का वातावरण है, जो भी आसपास का पर्यावरण है, जो भी आसपास की आवश्यकताएं, परिस्थितियां हैं, उन सबको समाहित करने वाली होती है। साथ ही पाठ्य पुस्तक जो है उसे अद्यतन अर्थात अपडेट भी किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई सालों से पुस्तक एक समान चलती चली जा रही है। दुनिया बदल चुकी है, समय बदल चुका है, समय की आवश्यकताएं बदल चुकी हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम वही सब कुछ पुराना पढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि आज जिसको हम कहते हैं ऑब्सोलेट हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, अब निरर्थक है, व्यर्थ है। तो ऐसी स्थिति में उसके अध्ययन की अपेक्षा हमें ऐसे अध्ययन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जो कि राष्ट्र के विकास में, समाज के विकास में उपयोगी साबित हो सके। इसी के साथ साथ अब जब हम देखते हैं कि इस तरह की पाठ्य पुस्तक का निर्माण अथवा चयन होता है तो उसके बाद पाठन विधि किस तरह की होनी चाहिए। तो पाठन विधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो विद्यार्थियों को हम पढ़ा रहे हैं वह किस किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि एक चैप्टर होता है, एक अंश होता है, अथवा एक जो
पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कोई पाठ होता है तो उस पाठ में सबसे पहले एक पाठ अर्थात वह गद्य भी हो सकता है, पद्य भी हो सकता है, कोई रूपक अर्थात नाटक भी हो सकता है, कोई निबंध भी हो सकता है, किसी व्याकरण का अंश भी हो सकता है। तो उस पाठ को सबसे पहले पढ़ाया जाता है। यदि वह पाठ किसी गद्य पद्य इत्यादि से संबंधित है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कठिन शब्द भी आए होते हैं, तो उन कठिन शब्दों का अर्थ बताना भी उस पाठ के अंतर्गत आता है। सबसे पहले पाठ को पढ़ाया जाना, उस पाठ के पढ़ाने के समय पर उसके कठिन शब्दों के अर्थों को स्पष्ट करना, और उसके पश्चात हम देखते हैं कि उसके अंतर्गत शब्द जो है उन शब्दों को सिखाने के दृष्टिकोण से, उसका वाचन सम्यक प्रकार से हो सके इसके दृष्टिकोण से आदर्श वाचन कराया जाता है। आदर्श वाचन के पश्चात विद्यार्थी उसको ठीक प्रकार से उच्चारण कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, उस दृष्टिकोण के आधार पर अनुकरण वाचन करवाया जाता है। यदि वह श्लोक या मंत्र है तो सस्वर वाचन करवाया जाता है। और इसके पश्चात उन जो पाठ हमने देखा उस पाठ को हमने समझा, उसके कठिन शब्दों को भी समझा, उसका आदर्श वाचन भी किया और अनुकरण वाचन भी किया, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि उसका अभ्यास कार्य अर्थात जो कुछ हमने ग्रहण किया है उस पर आधार करके और उस पाठ में पढ़ाए गए बिंदुओं को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अभ्यास कार्य किया जाता है। अभ्यास कार्य करते समय पर प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्नोत्तर कई प्रकार के हो सकते हैं। हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं अर्थात जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहा जाता है, और इसी के साथ साथ एक पद में उत्तर दीजिए, एक वाक्य उत्तरत अर्थात एक वाक्य में उत्तर दीजिए, रिक्त स्थानानि पूरयत रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रश्न वहां पर आ सकते हैं, और साथ ही कुछ गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है जो कि उस पाठ के विषय या पाठ के मुख्य भाव अथवा पाठ के केंद्रीय बिंदु पर आधारित होती है। तो इस प्रकार से जो भी कुछ पाठ पढ़ाया जा रहा है उस पाठ को पुष्ट करने के लिए, उस पाठ के केंद्रीय भाव को समझने के लिए, उस पाठ के समस्त दृष्टिकोणों को सम्यक प्रकार से विद्यार्थी जान सके, उसके लिए यह संपूर्ण प्रक्रिया की जाती है। और इन सबका उद्देश्य क्या होता है? इन सबका उद्देश्य यह होता है कि वह उस मुख्य भाव को, उस केंद्रीय भाव को जान सके, समझ सके, केंद्रीय तत्व को समझ ले जो उस तत्व का उद्देश्य था सिखाने का उस पाठ को पढ़ाते समय पर। तो यहां पर एक पाठ्य पुस्तक, उस पाठ्य पुस्तक का निर्माण तत्कालीन परिस्थितियां, आवश्यकताएं, काल, मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्तर आदि पर करना, और दूसरी बात जब उसको पढ़ाया जा रहा है तो उन समस्त बिंदुओं को ध्यान रखना जिसके आधार पर वह विद्यार्थी तक उसका मूल भाव, उसका केंद्रीय भाव, उसका मुख्य भाव पहुंच सके। इसी के पश्चात जब हम इस पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कुछ और विशेष बातें हैं जो भी हमें पाठ्य पुस्तक को पढ़ते समय पर ध्यान रखनी चाहिए। उसी के अंतर्गत यदि उस पाठ से संबंधित किसी विशिष्ट व्याकरण आदि नियम को समझाना है, उस पाठ से संबंधित किसी विशिष्ट क्रिया को करना है, उस पाठ संबंधित यदि उस किसी विशिष्ट गतिविधि को हमें करना है, तो वे सब भी इसी पाठ के अंतर्गत ही आनी चाहिए। अब जो ये पाठ्य पुस्तक विधि है, देखने में ये पाठ्य पुस्तक विधि बहुत ही उपयोगी लगती है और बहुत ही सम्यक लगती है, लेकिन इस पाठ्य पुस्तक विधि के भी कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। एक बात मैं आप सबसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि सामान्य तौर पर किसी भी विधि में जो दोष हैं उन दोषों को एक शिक्षक अन्य विधियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि पहले भी कहा गया था कि यदि एक शिक्षक जब पढ़ाता है, एक शिक्षक जब अध्ययन कराते हैं, तो वह शिक्षक केवल एक विधि पर आश्रित होकर के अध्ययन ना कराए, अपितु वे अपनी समस्त विधियों को, अन्य विधियों को भी जो आवश्यकता हो, जो उस कक्षा की आवश्यकता हो, उन सबको जोड़कर, उन सबको एक साथ ला करके और अपना पाठ कराएं। क्योंकि ये जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक के आधार पर अनेक मूल भाव हैं,
लेकिन उन मूल भावों को, उन मुख्य बिंदुओं को यदि हम विद्यार्थी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो इसमें दोष कहीं ना कहीं उन शिक्षकों का है जिन शिक्षकों ने उस पाठ्य पुस्तक विधि को, उस पाठ्य पुस्तक के समस्त भावों को स्वयं आत्मसात नहीं किया, और स्वयं आत्मसात न करने के कारण से वे विद्यार्थियों के हृदय तक भी उसको नहीं पहुंचा पाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके गुण कौन से हैं, और उसके बाद हम इसके दोषों की बात करेंगे, और फिर ये जानेंगे कि इन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, जो यह विधि है, इस विधि के लिए कहा जाता है कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि अर्थात यह आसानी से बच्चे के मनोविज्ञान को, उसकी आवश्यकताओं को, मन की आवश्यकताओं को समझ पाती है। क्योंकि जब किसी पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया गया तो उस पाठ्य पुस्तक के निर्माण के समय पर उन सभी बिंदुओं को आधार बनाया गया। हम कई बार देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय पर एक बड़ी टीम, एक बड़ा दल उस पर कार्य करता है। जो दल कार्य कर रहा है, यदि वह उस समय की आवश्यकता को, उस समय की परिस्थितियों को, उस समय के पर जो विद्यमान विद्यार्थी हैं उनके मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर को सम्यक तरीके से समझ पाएगा, तभी जाकर के वह उन विद्यार्थियों के लिए एक श्रेष्ठ पाठ्य पुस्तक का निर्माण कर पाएगा। तो इसलिए यदि उस प्रकार से पाठ्य पुस्तक बनी है, उस प्रकार से पाठ्य पुस्तकें प्रयोग की जा रही हैं, वैसे ही पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और शिक्षक उन्हें उसी प्रकार से पढ़ा रहे हैं, उन्हीं मुख्य भावों को, मूल भावों को ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक विधि बन जाती है। साथ ही यह जो विधि है, यह विधि शिक्षण सूत्रों का सम्यक उपयोग करने में सहायक होती है। क्योंकि जब पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जा रहा है तो उस समय पर भी उन सभी शिक्षण सूत्रों का, जिसे हमने पिछले वीडियोस में पढ़ाया था, आपको शिक्षण सूत्रों को के वीडियो को अवश्य देखना चाहिए, तो उन शिक्षण सूत्रों का वह विधि अच्छे प्रकार से प्रयोग कर सकती है, और उस विधि को पढ़ाने वाले, उस विधि को समझने वाले, उन पाठ्य पुस्तकों को सम्यक तरीके से जानने वाले व्यक्ति भी उन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग आसानी से, सरलता से कर पाएंगे। तीसरी बात कि ये जो पाठ्य पुस्तक विधि होती है, यह विद्यार्थी के शब्द भंडार को विकसित करती है। अर्थात विद्यार्थी में जो शब्दों के बारे में जानकारी है, और विद्यार्थी को जो नवीन शब्द उस कक्षा के अनुरूप, उस मानसिक या बौद्धिक स्तर के अनुरूप सीख लेने चाहिए, उन समस्त शब्दों का भंडार के रूप में, उन समस्त शब्दों को एक साथ संग्रह के रूप में यह पाठ्य पुस्तक होती है। तो पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय पर विद्यार्थी नए शब्द सीखते हैं और ऐसे शब्दों का वे अपने जीवन में प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ शुद्धोच्चारण और लेखन, इन दोनों को यह विधि प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। इसी के साथ साथ हम यह भी कह सकते हैं कि यह शुद्ध पठन को भी आसानी से प्रेरित करती है। क्योंकि जब हमारे पास में पाठ्य पुस्तक है, शिक्षक आदर्श वाचन करवाते हैं, आदर्श वाचन करवा करके वे विद्यार्थियों से अनुकरण वाचन करवाते हैं, और ऐसी स्थिति में शब्द हमारे सामने है और शब्दों का अच्छी प्रकार से उच्चारण कर पाना यह आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन के माध्यम से हो जाता है। और उसको सम्यक लेखन और सम्यक पठन जो है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक हमारे पास अनवरत रूप से है, निरंतर रूप से है, तो ऐसी स्थिति में शुद्धोच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध पठन, ये सभी कौशल जो है वो सरलता से विकसित हो जाते हैं। इसी के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक विधि है ये सरलतम विधि है, बहुत ही सुविधापूर्ण विधि है, और इसके अंतर्गत शिक्षक को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो कुछ पढ़ाया जाना है वह एक पुस्तक में आपको संग्रहित करके दे दिया गया है। अब वह जो कुछ पढ़ाया जाना है वह किस प्रकार से विद्यार्थी अधिक से अधिक हृदयंगम कर सके, उसे अधिक से अधिक प्राप्त कर सके, यह शिक्षक की जिम्मेदारी है। तो इसलिए शिक्षक का दायित्व यहाँ पर कम नहीं होता, अपितु शिक्षक का दायित्व यहाँ पर और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में आने वाले समस्त बिंदुओं को वह विद्यार्थियों तक पहुंचा सके, यह शिक्षक की जिम्मेदारी या उनका दायित्व होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक निर्माण हुआ, उसको पढ़ाया गया,
और उसके गुणों का के बारे में जब चर्चा हम लोग करते हैं तो उस दृष्टिकोण से हमें समझ पाते हैं कि निश्चित रूप से पाठ्य पुस्तक विधि जो है यह वर्तमान की सबसे लोकप्रिय विधि है। और लोकप्रिय विधि होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि समस्त प्रकार के मुख्य भाव और साथ में विषय हमें एक स्थान पर प्राप्त होते हैं। लेकिन जहां पर यह सरलतम विधि है उसी के साथ साथ ये कुछ दोषों से युक्त भी है। वे दोष कौन कौन से हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जब पाठ्यपुस्तक विधि के बारे में बात करते हैं तो यह पाठ्यपुस्तक विधि जो है ये शिक्षा का जो एक व्यापक दृष्टिकोण होता है उस व्यापक दृष्टिकोण को देने में सफल कई बार नहीं हो पाती। अर्थात शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण का अभाव इस विधि में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक विधि है ये कई बार अद्यतन नहीं होती है। अद्यतन अर्थात अपडेटेड, अर्थात वर्तमान में समय की जो आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। उन पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन भी किया जाना यदि आवश्यक है तो वह किए जाने चाहिए। तो कई बार पाठ्य पुस्तक जो है वे अद्यतन अर्थात अपडेटेड नहीं होती और ऐसी स्थिति में वे जो पुस्तकें हैं, वे जो पाठ्य पुस्तकें हैं वे निश्चित रूप से कुछ विषयों को विद्यार्थियों तक पहुंचा पाती हैं, लेकिन उनमें से कई बार ऐसे कुछ विषय होते हैं जो विषय नीरस हो जाते हैं, जो विषय उन्हें निरर्थक से प्रतीत होते हैं। कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जो विषय समाहित किए जाने चाहिए थे, उसके माध्यम से शिक्षण अधिक रुचिकर बन सकता था, लेकिन उनके समाहित न होने के कारण से, उनके शामिल न हो पाने के कारण से वे पाठ्य पुस्तक जो है वे नीरस हो जाती हैं और संकुचित हो जाती हैं। इसी के साथ साथ ये जो विधि है यह विधि एक प्रकार से ऐसा मान लीजिए कि एक यांत्रिक विधि है। अर्थात एक शिक्षक को एक यंत्र के समान इस पूरी विधि को चलाना होता है। शिक्षक अपने कौशल के माध्यम से, अपनी निपुणताओं, अपनी दक्षताओं के माध्यम से इस पाठ्य पुस्तक विधि में कई नई नई चीजों को समाहित कर सकता है। लेकिन वर्तमान शिक्षा पद्धति में हम कई बार देखते हैं कि ऐसी स्थितियों का अभाव ही देखने को मिलता है। अनेक शिक्षक ऐसे होते हैं जो कि इन पाठ्य पुस्तकों के पाठ्य बिंदुओं को बहुत ही सरलता, सहजता और रोचक तरीके से विद्यार्थियों के सम्मुख लेकर के जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति नहीं हो पाती है। और इस कारण से जो भारतीय शिक्षा पद्धति में हम दोष देख रहे हैं, जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में हम जो सबसे बड़ा दोष देख रहे हैं कि विद्यार्थी उस कक्षा को पार तो कर लेते हैं, लेकिन उस कक्षा में जितना उनका मानसिक स्तर का, बौद्धिक स्तर का विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए अनवरत रूप से वह मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर यदि विकसित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में धीमे धीमे जाकर के जो व्यक्ति पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेगा उसके बावजूद वह शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही कमजोर व्यक्ति होगा। अतः हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस के जो दोष हैं उन दोषों को दूर रखने का प्रयास करें। उसमें जहां रोचकता की आवश्यकता है, जहां पर हम विविध गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं, उन गतिविधियों को भी शामिल करें। इसी के साथ साथ ये जो पाठ्य पुस्तक होते हैं, इस पाठ्य पुस्तक में पढ़ाते समय पर समीक्षात्मक जो दृष्टिकोण होना चाहिए, उस समीक्षात्मक दृष्टिकोण को पूरी तरह से विद्यार्थियों को प्राप्त नहीं कराया जा पाता है। समीक्षात्मक दृष्टिकोण का एक अभाव इसमें दिखाई देता है, क्योंकि शिक्षक के पास में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की जल्दबाजी होती है और विद्यार्थी जब उस पाठ को पढ़ते हैं तो वह पाठ सम्यक तरीके से यदि ना पढ़ाया जाए तो वह पाठ भी उन पर बोझ बन जाता है। उस पाठ के बारे में जितनी चर्चा या परिचर्चा या विचार विमर्श होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में समीक्षात्मक दृष्टिकोण का अभाव होने लगता है, वैचारिक दृष्टिकोण का अभाव होने लगता है, क्रियात्मकता या क्रियाशीलता का अभाव होने लगता है और जो शिक्षण की प्रक्रिया सक्रिय होनी चाहिए थी, शिक्षक और विद्यार्थी में एक पुल के समान, एक संवाद के समान स्थापित होनी चाहिए थी, वह एक निष्क्रिय प्रक्रिया बन जाती है।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक कारण हैं जो कि इस व्यवस्था में दोषों को दिखाए जाते हैं। अब इन दोषों को दूर करने का तरीका क्या हो सकता है? तो सबसे पहली बात कि यदि शिक्षक सक्रिय है और सक्रिय होकर के वह अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में आए हुए समस्त केंद्रीय भावों तक पहुंचा सकते हैं, उसको विविध गतिविधियों के माध्यम से सिखा सकते हैं, उन पाठों को रोचक बना सकते हैं, उन पाठों के साथ में अनेक अन्य संसाधनों को जोड़ करके वर्तमान में जो मीडिया है, जो विविध प्रकार के उपाय हैं, विविध प्रकार के वीडियोस को दिखाकर, विविध प्रकार की प्रेजेंटेशंस के द्वारा, विविध प्रकार के पीपीटीज के द्वारा, विविध प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हुए यदि हम पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस पर्यावरण में यदि हम विद्यार्थियों को पर्यावरण से संपर्कित कर सके, पर्यावरण से उनके आसपास के पर्यावरण से उसको जोड़ करके बात कर सके, तो विद्यार्थी उस पाठ को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे और इसके मुख्य भाव को वे सम्यक तरीके से जान सकेंगे। इसी के साथ साथ जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पाठ्य पुस्तकों का अद्यतन किया जाना अर्थात उनको अपडेट किया जाना, आवश्यकता अनुसार उसमें नए विषयों को जोड़ा जाना। और जब हम नए विषयों को जोड़ते हैं तो उसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि भावी पीढ़ी को हम किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, उसमें राष्ट्रीय विचारों को, उसमें भारतीय संस्कृति के तत्वों को, उसमें जो पीढ़ी वर्तमान में और भविष्य के लिए एक श्रेष्ठ नींव के रूप में काम कर सकती है, ऐसी पीढ़ी के नींव के रूप में वे मुख्य भाव, वे विषय समाहित किए जाने चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में किसी प्रकार की राजनीति की आवश्यकता नहीं है, अपितु वहां पर ऐसी नीति की आवश्यकता है जो नैतिकता पर टिकी हुई हो, जो श्रेष्ठ मानव के निर्माण का पथ प्रदर्शन करने वाली हो। तो इसलिए उन पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के समय पर, उन पाठ्य पुस्तकों के चयन के समय पर हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जो कुछ विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जो कुछ विषय उसमें समाहित किए गए हैं, वे समस्त विषय तत्कालीन विद्यार्थी के लिए अति उपयोगी होने चाहिए और वे भावी नागरिक तैयार करने में सार्थक होने चाहिए। इसी के साथ साथ जब उन पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन कराया जाए तो उसके साथ साथ संदर्भ पुस्तकों के बारे में भी बात की जाए। अर्थात यदि किसी विद्यार्थी को किसी कक्षा में रामायण का कोई अंश पढ़ाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उस विद्यार्थी के सम्मुख संपूर्ण रामायण को लाकर, संपूर्ण रामायण का उसको दर्शन कराकर, साथ ही रामायण के अन्य बिंदुओं के बारे में भी चर्चा कर, विचार विमर्श कर उस अंश को पढ़ाना चाहिए। यदि वहां पर किसी विशिष्ट अंश को पढ़ाया जाता है और केवल वहीं तक सीमित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस विद्यार्थी का जो ज्ञान है वह संकुचित रह जाएगा और ऐसी स्थिति में एक निष्क्रिय अध्ययन तक ही वह पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही हम उसे संदर्भ पुस्तकों के साथ जोड़ देते हैं, जैसे ही उस विद्यार्थी के सम्मुख अन्य पुस्तकों का भी वर्णन करते हैं, जैसे ही उस विद्यार्थी के सम्मुख अन्य संसाधनों की बात करते हैं कि देखिए जैसे हम इस पाठ में यहाँ पर ये चीज पढ़ रहे हैं, वैसे इसको और अधिक पढ़ने के लिए, और अधिक समझने के लिए, इसमें और अधिक जागरूक बनने के लिए आप इनको और पढ़ सकते हैं। विद्यालय की जो पुस्तकालय होता है उस विद्यालय के पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में हम विद्यार्थियों में जो पाठ्य पुस्तक विधि का जो व्यापक दृष्टिकोण जो होना चाहिए, शिक्षा का व्यापक दृष्टिकोण जो होना चाहिए, उस व्यापक दृष्टिकोण को समाहित कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ नीरस और संकुचित वह ना बने, इसके लिए उसमें सरसता लाने के लिए विविध गतिविधियों को शिक्षक अवश्य प्रयोग करे। और यह विधि एक पक्ष से या एक बिंदु से शुरू होती है और एक बिंदु पर जाकर खत्म हो जाती है। हमें प्रयास ये करना है कि यह एक बिंदु से शुरू तो हो लेकिन इसका खत्म, इसका समापन कहीं पर भी ना हो। तो इस प्रकार से आज हमने पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में पढ़ा। अगले पाठ में, अगले वीडियो में आप सभी के सम्मुख आएगी वह विधि
जो कि भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसी का नाम डायरेक्ट मेथड है और इसी को सुगम पद्धति अथवा निर्बाध पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इससे लगातार जुड़े रहें, इसके अन्य वीडियोस को भी देखें। किसी भी प्रकार के प्रश्न या जिज्ञासा के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ें और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों के साथ बांटें, साझा करें, जिससे कि वे भी इस प्रकार के पाठों से अधिक लाभान्वित हो सके। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः। शुभं भवतु। पुनर्मिलामः।